Hello friends, hope you are doing well. Welcome you all in my channel TRC Freak. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ITR 3 कैसे फाइल कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आपको ये कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप ऑफलाइन कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ITR के इस पे आके पोर्टल पे आपको जाना है IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे। आप सीधा यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज लॉगिन के बाद जाके फॉर्म्स पे भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया है ITR 3 का फॉर्म। आप यहाँ से कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं और जावा यूटिलिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप उसमें फिल कर लीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं और डाउनलोड कर चुकी हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी कि डाउनलोड कहाँ से करते हैं। ये देखिए ये ओपन हो गया है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्शन किट दे रखी है। ये नॉर्मल बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जब इस पर एक बार इसको बस गो थ्रू कर लीजिए। बहुत डीप में इसको करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए बस थोड़ा सा इसको एक बार रीड कर लीजिए। ओके, कि आप रो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। उसके बाद है नेक्स्ट होम। इसमें आपको सारे डिटेल्स बताएगी कि कौन कौन से इसमें टैब आएंगे सारे। तो उसके में उसका एक ब्रीफ यहाँ पर आपको दे रखा है सारा, कि पार्ट ए आपका जनरल है, फिर नेचर ऑफ बिजनेस है, फिर बैलेंस शीट के बारे में है, देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर P&L, फिर OI अदर इनकम, फिर क्वांटिटेटिव डिटेल्स डालनी है यहाँ पर, फिर डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। ये सारे कॉलम्स आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेने हैं। जो आपके अकॉर्डिंग है आप उसमें येस कर लेंगे, जो आपको फिल नहीं करना आप यहाँ पर ही उसको नो कर सकते हैं, तो वो आपको जो वो वाला टैब है वो डिसेबल हो जाएगा। ओके, पार्ट ए में आपको यहाँ पर अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल या HUF वो यहाँ पर डाल देंगे। देन डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस डाल देंगे, ब्लॉक नंबर, प्रीमिसेस, पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, फिर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है। तो पहले आधार कार्ड अपने पास रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स गाइस पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको बीच में भरते हुए कोई डॉक्यूमेंट अरेंज ना करने पड़े तो शायद पहले सारे आप डॉक्यूमेंट जो है अरेंज कर लीजिएगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब पहले बना के रखिएगा। आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये सब पहले अपने हाथ में रखिएगा, ठीक है जी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उसके सिर्फ एनरोलमेंट ID है, तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। उसके बाद ये ऑटो फिल हो चुका है कि आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, आर यू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139? इफ यस, प्लीज फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू बी फाइल्ड ओनली इफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139A बट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग वन ऑफ द मोर कंडीशन मेंशन द 7th प्रोविजन टू सेक्शन 1। इसमें गाइस इसका मतलब है कि इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 बट डूइंग सो due to fulfilling one or more condition in the 7th provision to section 139(1), you need to fill additional detail in the general information tab. Okay, उसके बाद है ये 3 कॉलम पहले नहीं थे, अब न्यू आए हैं। कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद आए हैं कि हैव यू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कि आपने एक से करंट मतलब एक करंट अकाउंट या एक से ऊपर, अगर आपका कोई करंट अकाउंट है उसमें आपने 1 करोड़ से ऊपर कोई अमाउंट डिपॉजिट किए, तो उस डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपको यहाँ येस करके उस डिटेल यहाँ पर अमाउंट फिल करना होगा। नेक्स्ट है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करते हैं, वहाँ आपका 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कोई खर्चा होता है, तो आपको उसके बारे में डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। फिर है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अकाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका कोई 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो उस डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद है रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, यहाँ पर टिक करके आप कर सकते हैं। रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, NOR रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ अंडर सेक्शन 115H के अंदर अगर बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर येस कर सकते हैं। फिर यहाँ बताना है कि आर यू गवर्नड बाय पोर्टुगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A? इफ यस, प्लीज फिल शेड्यूल 5A। ओके, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करना है, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आप यहाँ पर नो कर देंगे। ओके, फिर अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है कि अगर आप
वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर कोई आपकी रिटर्न जो है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को फिल कर रहा है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर येस पे क्लिक करके फिर कौन उसको फिल कर रहा है वो आपको यहाँ बताना है कि लीगल हायर है, मैनेजर है, गार्डियन है या फिर कोई अदर। ओके, अगर नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर नो कर लीजिए। ओके, फिर यहाँ बताना है कि वेदर यू वर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे प्रीवियस ईयर में, अगर थे तो आपको यहाँ पर उसकी येस करके उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि कंपनी का नाम क्या था, किस टाइप की कंपनी थी, उनका आपको पैन नंबर लिखना है वहाँ का, वेदर दिस शेयर्स जो लिस्टेड थे या अनलिस्टेड थे, और अपना डे नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, फिर वेदर यू आर पार्टनर इन अ फर्म, अगर आप किसी कंपनी फर्म में पार्टनर है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, उस फर्म का नाम और पैन नंबर। फिर है वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी इक्विटी शेयर थे आपके पास, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। ओके, कि कितने शेयर थे, कौन सी कंपनी में, किस टाइप की कंपनी थी, ओपनिंग बैलेंस कितना था, शेयर एक्विजिशन कितने हो गए, तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इज देयर अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, क्या कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। फिर ये नेक्स्ट है द वेदर एक्सेसी इज लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, अगर कोई एक्सेसी वो लोकेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में तो उस डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ओके, नेक्स्ट है आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA, क्या आप इसके अकॉर्डिंग अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। आपको ये सारे सेक्शन पहले ही पता होने चाहिए, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपको इन सेक्शन के बारे में नॉलेज होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, अगर एक ही चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनकेस आपको कोई चीज़ ऐसी होती है जो मैं वीडियो में नहीं बता पाती हूँ, आपको पता करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसमें आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। फिर है वेदर एक्सेस इज डिक्लेयर्ड इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, बी, डबल बी, 44AD, ADA, डबल बी ए और ट्रिपल बी, अगर इनकेस इनमें आपकी इनकम डिक्लेयर आप करते हैं, आपकी इनकम है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर यस करके उसको डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद है इफ नो वेदर ड्यूरिंग द टोटल ईयर टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस एसेट ऑफ बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। गाइस टैक्स ऑडिट जो है कंपलसरी नहीं होता, यदि जो आपकी टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक आपका वैसे कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इन केस में क्या है कि कंडीशन है कि उसकी जो कैश रिसिप्ट है, इसमें क्या दे रखा है कि जो उनकी कैश रिसिप्ट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भले ही वो सेल से हो, लेकिन क्या है वो 5% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसका हो, चाहे क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एसेट एक्विजिशन किया या फिर पेमेंट ऑफ लोन है, तो अभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है इसकी। ओके, फिर यहाँ बताने कि आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, अगर यहाँ पर ऑडिट के लिए लाइबल है तो यहाँ पर आपका यस आ जाएगा। ओके, फिर इफ बी इज यस वेदर द अकाउंट्स हैज बीन ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट, क्या आपका कोई अकाउंटेंट फिल कर रहा है। इनकेस मान लीजिए आपको कोई सीए भी फिल कर रहे हैं, ये वाली जो आइटम्स आपकी कोई फिल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर यस करके आप डिटेल डाल देंगे कि किस दिन उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट किस दिन फर्निश करी है, ऑडिटर का साइनिंग वाला नेम क्या है, उनका मेंबरशिप नंबर और उनकी फर्म का नाम, उनका फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका पैन नंबर और आधार, प्रोवाइडरशिप का आधार, तो ये सब आप इसमें डालना है आपको, ये कंपलसरी है। आधार ये कंपलसरी नहीं है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। ओके, फिर लास्ट में आपको डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, किस दिन ऑडिट रिपोर्ट बनी उसकी डेट यहाँ पर डालनी है। देख नेक्स्ट है आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, क्या आप 92E के अंडर ऑडिट करने के लायबल है, तो येस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर होते हैं तो आपको यहाँ पर डेट उसकी बतानी है। फिर नेक्स्ट है इफ लायबल टू फर्निश अदर रिपोर्ट, अदर ऑडिट रिपोर्ट, अगर कोई और आपको ऑडिट रिपोर्ट आपको फर्निश करनी पड़ती है किसी भी सेक्शन के अकॉर्डिंग, ये सारे सेक्शन दिए हुए हैं 10A, 10AA, 44DA, 50B, 80IA, 80IB, 80IC, ठीक है, ये सारे सेक्शन आप देख लीजिए। अगर आप इनकेस इसमें कोई आपकी मतलब ऑडिट होती है तो आपको डिटेल उसकी यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट है इफ लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट, किसी इनकम टैक्स किसी एक्ट के अंदर आपकी कोई ऑडिट होती है तो आप उसके बारे में यहाँ पर बता देंगे, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर अगर कोई ऑडिट हो रही है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। अगर इनकेस इसमें वो फॉलो नहीं करते तो अदर्स पर क्लिक करके आप उसको आगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल का फॉर्म।
नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको कि आपका बिजनेस किस नेचर का है उसका कोड यहाँ पर दिया होगा, आप इसमें डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर कोई भी और भी मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, या फिर रिटेलर का काम करते हैं, या फिर होलसेल का काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इनकेस इसमें फॉल नहीं करता तो सीधा आप उसका फाइंड कर लेंगे। आई थिंक 09028 और 27 होते हैं। ये देखिए होलसेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, इनकेस आपका जो प्रोडक्ट है वो इसमें फॉल नहीं कर रहा है तो आप होलसेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स में भी ले सकते हैं, या फिर रिटेल का काम है तो आप 09028 रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स NEC ये इसमें डाल सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आपको ट्रेड अपना बिजनेस का नेम यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक, यहाँ प्रोप्राइटरशिप का नाम डाल देंगे, ये बट ये कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पर जब इसको पोर्ट करके यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फिर आती है हमारी बैलेंस शीट जो कि सबसे मेन है। आपको यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट आपने बना रखी होगी एक्सेल में, या जहाँ भी हमने प्रिपेयर कर रखी होगी वहाँ से देख के आप इसको फिल कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालनी है प्रोप्राइटर्स फंड का कॉलम है, सोर्स ऑफ फंड में प्रोप्राइटर्स फंड, यहाँ पर आपको कैपिटल डालनी है। उसके बाद कोई रिजर्व या फिर सरप्लस है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद कोई लोन वगैरह है आपके पास, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड कोई लोन है, सिक्योर्ड लोन मतलब कोई फॉरेन करेंसी लोन या फिर बैंक वगैरह से कोई लोन ले रखा है तो इसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा सोर्स ऑफ फंड। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि उसका फंड आपने कहाँ कहाँ लगाया, यूज़ कहाँ किया है, उसके पूरा डिटेल दे रखी है कि फिक्स एसेट आपके कितने हैं, यहाँ उसकी ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, और उसमें डेकोरेशन कितना लगा है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग नहीं दिखाना कि मैंने फर्नीचर ले रखा है या मैंने प्लांट एंड मशीनरी ले रखी है, आपको पूरा एक ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर डाल देना है और उस पर जो डेकोरेशन लगा है उसका यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। इसकी बाइफिकेशन आगे आपको अलग से देनी है, वो उसका कॉलम से अलग है। फिर कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आपको उसके दिन यहाँ पर डालनी है। देन आता है करंट एसेट, लोन्स या एडवांसेस। कोई करंट एसेट मतलब इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट्स आपके पास है, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस मतलब क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर डालने हैं। देन यहाँ पर डालना है सनी डेटर्स, डेटर्स कितने हैं आपके। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड कितना है आपके पास, बैंक में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर डालना है, वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से देख के डाल सकते हैं। फिर अदर करंट एसेट, अगर कोई और इसके अलावा करंट एसेट है तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। देन ये कॉलम दे रखा है लोन्स एंड एडवांसेस का। कोई लोन्स एडवांसेस बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज में, बैलेंस रेवेन्यू अथॉरिटीज में आप वो डालते हैं जैसे कोई मतलब GST वगैरह का जो आपकी GST का जो बैलेंस होगा वो इसमें आप डाल सकते हैं। कोई TDS का बैलेंस है तो इसमें आप डाल सकते हैं, मतलब ठीक है। तो आप बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज में वो बैलेंस डाल सकते हैं, लोन्स एडवांसेस में वो सारा आ जाता है। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, यहाँ पर लाइबिलिटी डिटेल देनी है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, लाइबिलिटीज फॉर लीज असेट, इंटरेस्ट एक्रूड कितना है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू टू ऑन लोन, तो ये सारी डिटेल आप इसमें दे देंगे। प्रोविजंस में आ जाएगा अदर प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो उसका अमाउंट जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। देन नेट करंट एसेट निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। गाइज ये बात याद रखिएगा, जो इसका टोटल आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड का और जो सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल आएगा वो दोनों सेम आना चाहिए, मतलब ये 4 नंबर सोर्सेज ऑफ फंड और इसमें ये 5 नंबर टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये दोनों अमाउंट बिल्कुल सेम आते हैं। तो इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने बिल्कुल सही डाला है या फिर नहीं। ओके, देन है नो अकाउंट केस, अगर आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर देनी है अमाउंट टोटल, सन्डी डेटर्स कितने हैं, सन्डी क्रेडिटर्स कितने हैं, स्टॉक इन ट्रेड कितना है और कैश बैलेंस कितना है। गाइस इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी होती है। इंडिविजुअल या फिर HUF के केस में यदि 3 प्रीवियस ईयर में से, पिछले 3 प्रीवियस ईयर में से किसी भी ईयर में अगर व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है या फिर ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से ज़्यादा हो जाती है, और अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और फर्स्ट ईयर में ही उसकी इनकम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है और ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है। ओके, और अगर कोई मतलब एक्सेसी और कोई और एक्सेसी है जैसे कि फर्म या फिर कंपनी है, तो उनके केस में जो 2.5 लाख की लिमिट है उसकी जगह 1,20,000 की लिमिट हो जाती है, और जो 25 लाख की लिमिट है वो 10 लाख की लिमिट आ जाती है।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उनको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बारे में आप देख लीजिएगा कि डेबिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, परचेज, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की मटेरियल दे रही हैं, क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपका किस में चला जाएगा, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा यहाँ से। अगर इनकेस नहीं है तो आप सीधा क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले 4th नंबर है। 4th नंबर में सबसे पहले आपको डालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर आपको सेल डालनी है, सेल ऑफ गुड्स से कितनी सेल है और सर्विसेज से कितनी सेल है वो आप यहाँ पर डाल सकती हैं। ठीक है, देन उसके बाद है यहाँ पर आपको ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन से कोई ग्रॉस रिसिप्ट हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे रखे हैं, सेल्स रिसीव्ड हुआ है और रिसीवेबल कोई जो है सेल्स रिसीव्ड है या रिसीवेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड और सप्लाई, तो शेड्यूल यहाँ पर डाल देंगे। देन 5th नंबर में आपको डालना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे। ओपनिंग स्टॉक डालना है, परचेज डालनी है, और आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं कैरेज इनवर्ड या पावर एंड फ्यूल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का जो खर्चा आया, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप यहाँ पर उसका नाम डाल के उसका अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। वो अपने एक्सेल से या जहाँ भी आपने बना रखा हो उसे चेक कर लीजिएगा, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ देखिए जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था ट्रेडिंग अकाउंट से, वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ पर डालने की नीड नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर कोई आपकी अदर इनकम है तो यहाँ पर आप उसके बारे में मेंशन कर देंगे कि कमीशन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अगर कोई आपकी है एग्रीकल्चर इनकम है तो उसका डिटेल यहाँ पर दे देंगे। अगर इनकेस इनके अलावा कोई इनकम आती है तो आप इस वाले कॉलम में यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर में आपको डालना है फ्लाइट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आपका होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कैरेज इनवर्ड तो आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया था, तो जो कैरेज आउटवर्ड है वो P&L में आता है। फिर पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी P&L में आपने दिखा रखा है तो आप इसमें डाल देंगे। रेंट्स, रिपेयरिंग, बिल्डिंग रिपेयरिंग वगैरह का कोई आपने खर्चा किया वो यहाँ पर डाल देंगे। रिपेयर टू मशीनरी का रिपेयरिंग कोई खर्चा किया तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर एम्प्लॉयज़ को कितना कंपनसेशन देते हैं, सैलरीज कितनी देते हैं, बोनस, लीव इंकैशमेंट कितना, लीव ट्रेवल बेनिफिट, तो उसका जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पर उसमें डाल सकते हैं। देन अगर कोई आपने इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कीमन इंश्योरेंस या फिर अदर इंश्योरेंस कोई आपने दे रखा है, फैक्ट्री, ऑफिस, कार, गुड्स एक्सेट्रा, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। देन आता है यहाँ पर वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर आपको पता होगा कि जो मान लीजिए कंपनी में जो लेबर या फिर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो चाय वगैरह पीते हैं या फिर कुछ और भी उनका खर्चा होता है, तो जो वो खर्चा होता है वो सारा स्टाफ वेलफेयर में आता है कि जो हम अपने स्टाफ के वेलफेयर के लिए जो खर्चा कर रहे हैं। देन है एंटरटेनमेंट, अगर एंटरटेनमेंट कोई एक्सपेंस प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से तो वो यहाँ पर डाल देंगे। सेल्स प्रमोशन, अगर हमने कोई प्रमोशन किया है अपना एडवर्टीजमेंट को छोड़ के, अगर कोई हमने प्रमोशन किया है, पब्लिसिटी वगैरह करी है अपने बिजनेस को लेकर, तो उसका खर्चा जो भी होगा वो यहाँ पर आप उसको दिखा सकते हैं। फिर अगर कोई आप कमीशन वगैरह पे करते हैं, पेड आउटसाइड इंडिया करिए या फिर पेड इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट को अदर देन कंपनी और फॉरेन कंपनी, तो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर किसी और को करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, कोई रॉयल्टी वगैरह करी है, पे प्रोफेशनल, अगर आप किसी प्रोफेशनल को कोई फीस वगैरह पे करते हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस पे करते हैं, तो डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर आउटसाइड इंडिया या फिर इंडिया के अंदर ही नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं या फिर अदर देन कंपनी और फॉरेन कंपनी, तो यहाँ पर डाल देंगे। अगर टू अदर्स को पे करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो भी आप कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह और जो फीस पे करते हैं ऑडिटर्स को, CA को, एडवोकेट्स को, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई होटल, बोर्डिंग या लॉजिंग का खर्चा होता है तो यहाँ पर डाल देंगे। ट्रैवल एक्सपेंस अदर देन फॉरेन ट्रैवल को छोड़ के अगर कोई आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, आप आसपास जाते हैं मतलब लोकल, मान लीजिए कि एक ही कंट्री में इंडिया में जाते हैं, कहीं घूमते हैं, तो उसका खर्चा हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग से यहाँ पर दिखा सकते हैं। कन्वेंस एक्सपेंस यहाँ पर डाल देंगे। कोई भी जो आपको कन्वेंस का खर्चा होगा वो यहाँ पर आपको पुट करना है। टेलीफोन एक्सपेंसेस का खर्चा यहाँ पर डालना है 37 में। 38 है गेस्ट हाउस को कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, कोई बंदा गेस्ट हाउस में रह रहा है, कोई आपका एम्प्लॉय, आपने कोई फैसिलिटी दे रखी है ऐसी, तो 38 उसमें के लिए दिया गया है। 39 कोई क्लब में कोई एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं तो उसके लिए। 40 है फेस्टिवल, कोई सेलिब्रेशन किया जा रहा है कंपनी में पूरा, तो उसका जो खर्चा आएगा 40, उसका अलग से कॉलम दे रखा है फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस।
फिर कोई गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं तो उसका खर्चा भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। कोई डोनेशंस वगैरह दिए तो उसका भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद है 45 नंबर में ऑडिट फीस आपने कितनी पे करी है। अगर आप ऑडिट करवा रहे हैं तो उसकी आपने कोई फीस तो नॉर्मल सी बात है कि पे करी ही होगी, तो यहाँ पर आप उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए और कोई जो खर्चे आते हैं जो इन कॉलम्स में नहीं आ पाए हैं वो आप यहाँ पर नीचे उसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया या फिर और भी कोई खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस कुछ भी मिसलेनियस वगैरह, तो यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पर नेचर में उसका नाम पुट कर देंगे और देन यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। वाटर एक्सपेंसेस वगैरह वो सब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर बैड डाउटफुल डेप्ट वगैरह कोई आपका मतलब कोई लगा है तो यहाँ पर दिखा देंगे अदर प्रोविजंस में। ओके, कोई डेप्रिसिएशन अगर मान लीजिए आपके कोई फिक्स सेट है उसमें डेप्रिसिएशन तो लगे ही होंगे, तो उस डेप्रिसिएशन को यहाँ पर आप दिखा देंगे। 52 नंबर में आप उस डेप्रिसिएशन को दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट निकल आएगा। 53 नंबर में नेट प्रॉफिट आपका शो हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। आपको इसके नीचे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट कॉलम आता है अदर इनकम का। कोई और अदर इनकम है आपकी तो आप उसमें यहाँ पर डाल सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयज़ इन प्रीवियस ईयर, मर्केंटाइल मेथड है या फिर कैश मेथड है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाल सकते हैं। देयर इज इन चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज किया गया है तो डिटेल यहाँ पर दे देंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन प्रीवियस ईयर, कौन सा मेथड यूज़ किया था। ये प्रोफेशन के लिए ऑप्शनल है। अमाउंट नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई ऐसा अमाउंट है जो क्रेडिट नहीं किया गया तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36 ड्यू टू नॉन फिलिंग ऑफ कंडीशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। इनकेस आपको मतलब आपके केस में अगर आपको ये भरना है तो आप भर लीजिएगा, अदरवाइज ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो जो कॉलम्स है ये जो आपको दिख रहा होगा डार्क ग्रे शेड में हो रखे हैं, ये ऑटो फिल हो जाएंगे अपने आप। जो आप प्रीवियस जो आप टैब्स को फिल करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डिटेल्स। यहाँ पर आपको आपका क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्स डालनी है कि ऑप्शन इन केस ऑफ ऑप्शनल है इन अ केस नॉट लायबल फॉर ऑडिट। अगर आप ऑडिट नहीं होती है, आपकी कंपनी की ऑडिट नहीं की जा रही है, टैक्स ऑडिट नहीं हो रही है तो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर टैक्स ऑडिट होती है तो आपको ये फिल करना है कि ट्रेडिंग कंसर्न है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है रॉ मटेरियल्स तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी और फिनिश गुड प्रोडक्ट यहाँ पर आएगी। ट्रेडिंग कंसर्न के केस में यहाँ पर आइटम का नाम लिखेंगे, यूनिट लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है, पूरे साल में कितना परचेज किया है, सेल कितना किया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा और शॉर्ट एंड एक्सेस कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसकी डिटेल सारी डाल देंगे। यहाँ से ऐड करके आप कॉलम्स और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन है उसके बाद शेड्यूल एस, ये है डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपकी सैलरी कहीं से आपको सैलरी मिल रही है तो डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर डालना है कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम क्या है, टैन ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिर नीचे फिल हो जाएगा। नेट सैलरी डिडक्शन सभी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इनकेस आपको ये फिल करना है तो ये सैलरी का कॉलम यहाँ पर दिया गया है। देन है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है आपकी खुद की या फिर आपने किसी को लेट आउट मतलब रेंट पे दे रखी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी का एड्रेस, टाउन, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस रेंट कितना रिसीव हो रहा है, द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन बी रियलाइज नहीं किया गया है, टैक्स पेड कितना किया गया है, तो सारी डिटेल आप यहाँ पर उसको डाल देंगे। इनकेस आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो। अगर नहीं है तो आप इस स्लाइड को भी मतलब इस पेज को भी स्किप कर सकते हैं। फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी इनकम है उसका कंपटीशन यहाँ पर दिखाना है आपको। ये जो आपको ग्रे फील्ड दिख रही है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी जब आप इसके पहले वाले मैन्युफैक्चरिंग और बैलेंस शीट या ट्रेडिंग और P&L फिल करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली फिल होता आएगा, तो आपको इसको अलग से फिल करने की नीड नहीं है। ओके, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल DPM, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है फिक्स एसेट में तो आप उसके हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ 15% में दिखा देंगे, 30% में, 40 में या 45 उस जो डेप्रिसिएशन पर चार्ज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये है प्लांट एंड मशीनरी का कॉलम। देन उसके बाद है शेड्यूल डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट, मतलब उसके अलावा जो प्लांट एंड मशीनरी के अलावा अगर कोई एसेट है आपके पास, लैंड वगैरह है, बिल्डिंग्स है, फर्नीचर फिटिंग है, इंटेंजिबल एसेट है या फिर शिप्स वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए बाइफिकेशन ऑलरेडी हुई पड़ी है कि 5% तो आप यहाँ पर डाल देंगे, 10% तो यहाँ पर डाल देंगे, 40 है, 10 है, 25 है, 20, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किसके डेप्रिसिएशन के दे रखे हैं।
जो भी आप इन दोनों में पुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उठ के शेड्यूल DEP में आ जाएगा। जो आप प्लांट एंड मशीन में डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो बिल्डिंग वगैरह अदर में डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग का ये देखिए सारा कुछ दे रखा है, फर्नीचर फिटिंग इंटेंजिबल एसेट शेप, जो भी डेप्रेशन टोटल होके आएगी वो अमाउंट आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने सही डाली है या फिर नहीं। नेक्स्ट है डीम्ड कैपिटल गेन। अगर कोई कैपिटल गेन वगैरह है आपके पास ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर कोई कैपिटल गेन होता है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है शेड्यूल ESR, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पे कोई आपने एक्सपेंडिचर वगैरह किया है, आपकी कंपनी ऐसी है जो साइंटिफिक वगैरह का कोई काम करती है रिसर्च का, तो उससे उस पर कोई आपका एक्सपेंडिचर होता है तो उसमें डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है शेड्यूल CG, मतलब कैपिटल गेन्स। अगर कोई कैपिटल गेन्स वगैरह हो रहे हैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर दिखानी है, उसमें कोई डिडक्शंस वगैरह है तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कोई होते हैं तो आप यहाँ पर उसमें दिखा सकते हैं। गाइस अगर मैं एक एक करके सारी पढ़ के बताऊंगी कि किसमें क्या करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अभी आपको शॉर्ट में सारा बता देती हूँ कि कौन सा कॉलम किस चीज़ का है। इनकेस आपको कोई भी मतलब लगता है कि मैं आपको पूछने की नीड पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल 112A। ये है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन द कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A। तो ऑप्शन आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि कितने शेयर कितने एक्वायर्ड किए थे, आईसिंग कोड क्या है, नेम ऑफ शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सेल प्राइस कितना था, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। देन है सेक्शन 115A(d)(1)(3) प्रोविजो। ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर अगर वो सेल करते हैं, सेम वही वाला है, बस ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए। ठीक है, फिर शेड्यूल अदर सोर्सेज। अगर कोई अदर सोर्सेज से आपकी कोई इनकम हो रही है तो आप उसको डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। ग्रॉस इनकम कितनी है जो आपकी आई है, उस पर डिविडेंड सेविंग बैंक से कितना है, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा, ये चार्जेबल अंडर सेक्शन 115B। तो सारी डिटेल आप यहाँ पर उसके बारे में डाल देंगे अगर कोई कैपिटल अदर सोर्सेज से कोई आपकी इनकम हो रही है। ओके, मेन तो वैसे जो कॉलम्स है वो वही होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड वो बैलेंस शीट वगैरह वो आपको फिल करनी कंपलसरी। बाकी ये तो ऑप्शनल है, अगर आपके केस में आप इसमें फॉलो करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल CYLA। इसका मतलब है डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ और करंट ईयर लॉसेस वगैरह कोई आपने सेट ऑफ किए होंगे तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि सैलरी से कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी से जो भी है वो कितना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, स्पेकुलेटिव इनकम से, कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% के अकॉर्डिंग, 20% के अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। फिर है शेड्यूल BFLA, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉस है अर्लियर ईयर का, पहले सालों का, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर है शेड्यूल CFL, डिटेल ऑफ लॉसेज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। अगर कोई लॉसेज हुए हैं जो कि आप फ्यूचर आने वाले सालों में आप उसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आपने कब फाइल करी थी, असेसमेंट ईयर कौन सा था। ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल यहाँ पर दे देनी है। शेड्यूल UD, अनऑब्जर्व कोई डेप्रेशन है, कोई अलाइबल हुई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दिखा देंगे। देन है शेड्यूल ICDS कि कोई ICDS का मतलब पता होगा आपको, इनकम कंपटीशन डिस्क्लोज एंड ऑन। तो फिर इफेक्ट अगर कोई पड़ता है उसका ICDS का प्रॉफिट पे तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दिखा देंगे कि ICDS कितना, मतलब अमाउंट कितना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी, इवोल्यूशन ऑफ इन्वेंट्रीज कितना, कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर है शेड्यूल 10AA। इसमें क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉल करते हैं तो यहाँ पर उसके बाद डिटेल डाल देंगे। ठीक है, फिर आता है शेड्यूल ATG। ATG किस लिए होता है, डोनेशंस के लिए। आपको पता होगा कि अगर आपने कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में या फिर किसी NGOs वगैरह में डोनेशन करी है तो उसको आप यहाँ पर उसको दिखाएंगे कि अगर सबसे पहले है डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। इसकी कुछ क्वालिफाइंग लिमिट्स दी गई होती है तो आपने पढ़ रखा होगा पहले से। तो अगर क्वालिफाइंग लिमिट के बिना अगर कोई डिडक्शन की जाती है 100% डिडक्शन के लिए एंटाइटल है तो यहाँ पर दिखा देंगे, अगर 50% के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर फॉल करते हैं तो 100% डिडक्शन होती है तो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज 50% में आता है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप डोनेशंस वगैरह करी होगी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या फिर NGOs में तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर दिखा सकते हैं।
देन है 80D, ये मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपने किसी के फैमिली का या फिर अपना कोई करा रखा होगा तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर दिखा देंगे। वेदर यू एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर येस करके डिटेल दिखा देंगे, येस या नो। मान लीजिए अगर कोई आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह नहीं है तो आपको यहाँ पर नो डालना कंपलसरी है। आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे, आपको यहाँ पर दोनों में नो नो करना कंपलसरी होगा। अगर इनकेस है तो आप इसको यस कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद है सेव हो रहा है इसलिए टाइम लगता है इसमें। शेड्यूल RA मतलब डिटेल्स ऑफ डोनेशन टू रिसर्च और एसोसिएशन को आपने कोई डोनेशंस वगैरह करी है रिसर्च एसोसिएशंस में तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है कि डोनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी एंड टाउन कौन सा है, स्टेट कोड कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, पैन क्या है डोनी का जिसको हमने डोनेशन दिया उसका पैन नंबर डालना है, कितना अमाउंट में दिया है, कैश में कितना दिया है और अदर मोड्स में कितना दिया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद है शेड्यूल 80, इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 81A अलग अलग, उसके अलावा जो डिडक्शन आपने जो भी अगर आपको फॉल करते हैं तो इसमें डाल देंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर आता है शेड्यूल 6A, इसमें आपका अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आपने पे करी है, इंश्योरेंस वगैरह है ATC की, तो आपको यहाँ पर दिखा देंगे। अगर कोई अपने बच्चे की ट्यूशन फीस वगैरह पे करी है या फिर कोई और भी आपका ऐसे डिडक्शंस के लिए आप जो अवेल करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं डिडक्शन, तो आप यहाँ पर उसकी डाल सकते हैं। 80CCC अगर तो पेंशन कोई स्कीम पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो ये ATC, CCD 1B ये सारे उसी के लिए दिए गए हैं। फिर 80D आपको पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेशल डिसीज के लिए है तो DDB। ठीक है, E80E होता है कोई इंटरेस्ट वगैरह मतलब लोन आपने कोई लिया है हायर एजुकेशन के लिए तो उस पर इंटरेस्ट पे करते तो उसका डिटेल यहाँ पर दिखा देंगे। ATG डोनेशंस वगैरह जो आपने पुट करे आपने वहाँ पुट करेंगे, वहाँ से ऑटोमेटिकली फिल होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर फिल करने की नीड नहीं है। इसी प्रकार 80D का भी अलग से दे रखा है, आप वहाँ फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। मेन यहाँ पर आपको 80C वगैरह ये सब आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका अलग से कॉलम नहीं दे रखा है। फिर ADTT ये है, अगर कोई इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिली है तो उस पर आप जो यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप डिडक्शन जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल AMT मतलब कंपटीशन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115JC, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है AMTC कंपटीशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JD, ये हमें ये फिल नहीं करने, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं डीप में जा रही क्योंकि इससे बहुत देर लग रही है। शेड्यूल SPI, इसमें इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन की कोई इनकम है स्पाउस की माइनस चाइल्ड की इंक्लूडिंग इन इनकम ऑफ द एक्सेसी एज पर सेक्शन 64, तो शेड्यूल आपको यहाँ पर डालनी है। पर्सन का नेम, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, रिलेशन क्या है आपसे और कितना अमाउंट है। देन है शेड्यूल SI इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट स्पेशल डेट्स पे अगर कोई इनकम चार्जेबल है 111, 111(2) लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी शेयर, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें डाल लीजिएगा। शेड्यूल IF इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म इन विच यू आर पार्टनर, कोई ऐसी मतलब किसी पार्टनरशिप में अगर आप कोई पार्टनर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है, उस फर्म का नाम, उस फर्म का पैन नंबर, वेदर द फर्म इज लायबल, क्या वो फर्म ऑडिट करने के लायबल है, 92 सेक्शन यूज पे एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पर येस अदरवाइज नो, कितना परसेंट शेयर आपको वहाँ से मिलता है प्रॉफिट का वो यहाँ पर डालना है, और अमाउंट ऑफ शेयर कितना अमाउंट ऑफ शेयर मतलब कितना अमाउंट है वो यहाँ पर डालना है, यहाँ पर परसेंटेज आनी है, यहाँ पर अमाउंट डालना है। ओके, देन शेड्यूल EI डिटेल ऑफ एग्जाम्ड इनकम, अगर कोई एग्जाम्ड इनकम है आपकी, कोई एग्रीकल्चर वगैरह की इनकम है आपकी या फिर डिविडेंड इनकम आती है डोमेस्टिक कंपनी वगैरह से, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है इस वाले टैब में डाल सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल PTI पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड से अगर कोई इनकम हो रही है आपको और एज पर सेक्शन 115UA या UUP, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले में डालनी है। देन है शेड्यूल TPSA मतलब डिटेल ऑफ टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट एज पर सेक्शन 92CE, कोई डिटेल आपको डालनी है टैक्स की जो कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट की गई है एज पर सेक्शन 92CE के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब मैं 1 बाय 1 आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको मेन में इसका पढ़ के दिखा रही हूँ कि ये क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। FSI मतलब डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। ठीक है, शेड्यूल TR समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया। शेड्यूल FA मतलब डिटेल ऑफ फॉरेन एसेट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आउटसाइड इंडिया के बाहर अगर कोई आपने
जो है इनकम आपकी हुई है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। शेड्यूल 5A, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ रिसीट बिटवीन स्पाउस गवर्नड बाय पोर्टुगीज सिविल कोड। शेड्यूल AL, सर्टेन लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर, सर्टेन लाइबिलिटी कितना ही ऑटोमेटिकली आपका जब वहाँ पे पीछे पुट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। शेड्यूल DI, डील ऑफ अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है, ये देखिए सारी जो है डार्क ग्रे कलर में, मतलब ये आप यहाँ पर कुछ डाल नहीं सकते। अगर आपको इन फील्ड में कुछ भी आपको यहाँ मेंशन करना है ATD, या आपको लगता है कि यहाँ गलत आ रहा है, तो आप जहाँ प्रीवियस मैंने आपको दिखाया था ना कि इसके अलग से कॉलम्स दिखाए थे, तो वहाँ आपको डालना होगा, तो वहाँ से उठ के ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर शेड्यूल GST, आपको अपनी कंपनी का यहाँ पर GST नंबर डालना है, और एनुअल वैल्यू कितनी है, मतलब सेल टोटल यहाँ पर डालनी है आपको, कि एनुअल आउटवर्ड सप्लाई कितनी है GST के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर डालनी है। फिर है ये यहाँ पर टोटल इनकम जो है इसके जो आपने पीछे इन्फॉर्मेशन डाली होगी अपनी, जो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाला होगा, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर टोटल इनकम आपकी निकल आएगी। यहाँ पर आपको दिख जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सारा ऑटोमेटिकली वहाँ से उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने देख लीजिएगा कि टोटल इनकम आपकी कितनी बन रही है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसके बाद पार्ट B TTI में ये ओपन हो गया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अगर कोई लाइबिलिटी वगैरह बन रही होगी तो इस वाले कॉलम में आपको दिख जाएगी। ये देखिए कितना टैक्स पेड किया है आपने, एडवांस टैक्स वगैरह, TDS TCS, सारा TDS का कॉलम अलग से बना हुआ है, TDS TCS का, वो आपको आगे मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पुट करिए तो वहाँ से उठ के यहाँ पर आएगी। आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, ये देखिए साइड डार्क शेड में, तो मतलब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते हैं, उसका कॉलम अलग से बना हुआ है। अगर कोई रिफंड वगैरह आपका बनना होगा तो आपको यहाँ पर दे जाएगा कि आपका रिफंड कितना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, कि बैंक का IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आपको टिक कर देंगे जिसमें आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं। अगर आपको कोई रिफंड बनता है तो उसमें जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं जिस बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए आप यहाँ पर उसको टिक कर देंगे। उसके बाद है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर कोई एडवांस टैक्स वगैरह आपने पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे। BSR कोड होगा उस चालान पे, BSR कोड होगा आपका, डेट ऑफ डिपॉजिट, किस दिन आपने डिपॉजिट किया था, सीरियल नंबर क्या चालान का और कितना अवार्ड का। ओके, ये देखिए मैंने कहा था ना कि TDS और TCS का अलग से कॉलम दे रखा है, तो ये रहा TDS का कॉलम। ये आपके पास आपका फॉर्म होगा 26AS, उसको देख के आप इसको फिल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें TDS जो है क्रेडिट कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड, किससे है, सेल्फ या फिर अदर पर्सन। फिर पैन ऑफ अदर पर्सन, यहाँ पैन नंबर डाल देंगे, एड्रेस, फिर कैरिड फॉरवर्ड कितना हुआ है, अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ सारी आपको जो है TDS की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सारी देनी है। ग्रॉस अमाउंट कितना है, और हेड ऑफ इनकम की किस इनकम किसके मतलब किसके थ्रू है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन से या फिर कैपिटल गेन से जो TDS कटा है वो आपका किससे इनकम किससे हुई है आपको। ठीक है, उसके बाद है TCS। यहाँ पर आपको अगर कोई टैक्स रिलेटेड सोर्स कोई TCS वगैरह आपको कटा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे, सेम वैसे जैसे आपको TDS की दी थी, कि कलेक्टर का नाम क्या है, टैन नंबर वगैरह डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, फिर लास्ट में है वेरिफिकेशन का फॉर्म। यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, सन या डॉटर ऑफ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर कैपेसिटी यहाँ पर आपको डालनी है कि आप सेल्फ या फिर रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है या फिर करता है या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी है, वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, दैट्स इट। बस ऐसे ये फाइल हो जाएगी। जब ये पूरा फाइल कर लेंगे, मतलब अगर आप ये जावा यूटिलिटी के थ्रू करते हैं तो आप यहाँ से इसको सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे आपको बता देगा कि आपकी ये सारी इसमें गलती है। ये देखिए जैसे आपने सेव पे क्लिक किया, ये आपको बता देगा कि आपकी सारी, मैंने तो ये फॉर्म फिल किया है नहीं, तो ये मेरे को नेचुरल सी बात है बहुत सारी जो है गलतियाँ बताएगा। तो आपको यहाँ पे ये सारी बता देगा कि ये सारी आपकी मिस्टेक्स है, तो आप वो मिस्टेक आपको करेक्ट करनी होगी। ठीक है, यहाँ सारी आपको जैसे आपको ये दिख रही है ऐसे आपको वो सारी करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, तो अब आप बीच में ना इसको सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा, ताकि जो आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो आपके सेव होती रहे। लास्ट में आप इसको सेव कर लेंगे और XML यूटिलिटी यहाँ से बन जाएगी। फिर जैसे यहाँ से XML यूटिलिटी बन जाएगी, आप इनकम टैक्स साइट पर जाएंगे, लॉग इन करके वहाँ पर जैसे आप करते हैं ना अपलोड, जहाँ लिखा होता है कि प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, तो उसी के साथ नीचे होता है अपलोड XML, वहाँ से आप अपलोड XML करेंगे और ये जो है इनकम टैक्स आपकी फाइल हो जाएगी। आप सीधा डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हैं, हम यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे और सीधा ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे सबमिट करवा देगा। ओके, तो ये था पूरा फॉर्म ITR 3 कैसे फाइल करना है। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है तो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।
ओके, थैंक यू।